Hello guys, Namrata here. Welcome to this episode of The Power of You. Friends, आज जिस दोस्त से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ वो एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, एंकर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे शेफ भी हैं। इससे पहले कि मैं आप सबको उनके बारे में और कुछ बताऊं, आप पहले उनकी आवाज़ सुनिए। इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार तुम हमें मिल ही गए। इससे पहले कि तुम्हारा अंत हो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? वेरिएंट्स हो पाएगा? मेहनत तो तू कर रहा है। सब लोग मेरी वजह से इस प्लैनेट पर फंस गए हैं। मैं ही इन्हें घर ले जाऊंगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। इनको लेकर लड़े तो जीत के चांस 38.2% हैं। ये काफी कम है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी चुनौती आ जाती है जब तुम कमजोर महसूस करते हो। तो गाइज, ये जो आवाज़ आपने अभी सुनी, इस आवाज़ के पीछे की जो पावर है, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। माई वेरी डियर फ्रेंड डेरेक डेंजर। How are you? Long time. I know. Yeah. How you been? Good, very good. Thank you so much My honor. for being on my show. Welcome Pleasure. to the Power of You. अच्छा, अब हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो कहीं चल के बैठते हैं, गपशप मारते हैं, वैसे बाकी coffee की पीते आराम से बैठे। आपकी जर्नी के बारे में पता करते हैं। Let's go. गाइज, मुझे और डेरेक को आज मठ जाके बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी बातें करी, हम लोग बहुत टाइम से मिले नहीं थे, तो वी हैड लॉट्स टू कैच अप ऑन। सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम उन दोस्तों से मिलते हैं जो हमारी तरह यहाँ पे कुछ बनने आए हैं, कुछ करने आए हैं। जब इतनी सारी इंस्पिरेशन एक साथ में मिलती है तो एक दूसरे से कितना कुछ सीखने को भी मिलता है। So Derek, tell me, how did what fascinated you about voice overs. overs? Yeah. So basically मेरी स्टोरी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। When I was a kid, मैं छोटा बच्चा था, तो टीवी में जब भी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट आता था या रेडियो पे आता था, मैं ना वो आवाज़ को कॉपी करता था। तो रेडियो पे अमीन सयानी जी का शो आता था, एंड हरीश भिमानी जी की आवाज़ आती थी। और कहीं पर भी जैसे हम लोग पापा मम्मी के साथ, जैसे हमारे पास स्कूटर हुआ करता था पापा के पास, तो पापा मैं और मम्मी हम एक स्कूटर में, मैं छोटा था हम लोग जाते थे, तो कहीं पर भी अगर पोस्टर या होर्डिंग लगा होता था, उस पर कोई भी अगर ब्रांड का लगा होता था, तो फॉर एग्जांपल मेरे को याद है एक बार एक सरिया का एक वो लगा हुआ था, होर्डिंग लगा हुआ था, नाम नहीं लूँगा, बट छोटा था तो मैंने उसको वैसे ही कॉपी किया था जैसे टीवी में उसका ऐड आता है, तो सरिया सदी उठे लाइक दैट। तो मेरे डैड जो यार ये कैसा लड़का है, क्योंकि मैं खिलौनों को लेकर कभी जिद नहीं करता था कि मुझे ये खिलौना चाहिए या मुझे वो चाहिए, कभी जिद नहीं की मैंने। मैं बड़ा शांत बच्चा होता है क्योंकि आप सिंगल चाइल्ड, तो करते 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 आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड विद वॉइसेस, कॉपी करता था। फिर 2009 में जब 12th पास हुई, फिर 2009 में जब 12th पास हुई, तो उसके बाद आई स्टार्ट विद कॉल सेंटर्स, बट मैं कुछ ना कुछ मैंने एंकरिंग शुरू कर दी थी। मैंने ट्रेड फेयर में एज अ प्रमोटर मैंने काम शुरू कर दिया था। फिर एक दिन मैं फेसबुक चेक कर रहा था तो पता चला कि एक प्रोडक्शन हाउस है दिल्ली में, ओखला में, वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं। अब वहाँ पे आपका एनिमेशन और नेशनल ज्योग्राफिक के लिए वहाँ पे सारे शोज जो हैं वो डब होते थे, और मैं नाइट शिफ्ट करके आया था। तो मैंने कॉल किया उस नंबर पे, आई स्पोक टू दिस गाय, हिज नेम इज योगेश कंसोटी, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। तो मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि मेरे को ऑडिशन के लिए आना है, तो उन्होंने बोला कि आप अभी आ जाइए। अब मैं नाइट शिफ्ट करके आया था, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कब किसी और दिन आऊँ या कोई और टाइम पे आऊँ, मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं बस बेड पे लेटा हुआ था सोने के लिए, मैं उठा वापस से, हाथ मुँह धोया, मैं गया ओखला, ट्रैवल किया, ऑडिशन दिया। उस टाइम पे मैं मदर टंग इज इंग्लिश, हिंदी मेरी इतनी साफ नहीं थी पहले। तो उन्होंने बोला आपकी आवाज़ अच्छी है पर हिंदी बड़ी कमज़ोर है, थोड़ा सा काम करिए इसमें। तो उसके बाद नम्रता मैंने क्या किया, आई सिंस आई वांटेड टू
बी अ वॉइस आर्टिस्ट और मेरे को डबिंग सीखनी थी, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि 7-8 महीने मैं नाइट शिफ्ट करता था, गुड़गांव जाता था, सुबह शिफ्ट करके मैं सीधे ओखला आता था, शिफ्ट करने के बाद नींद में, और मैं पीछे 4 से 5 घंटे सिर्फ पीछे बैठ के मैं सुनता था कि जो आर्टिस्ट है वो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर ओखला से मैं वापस अपने घर जाता था, इंदिरापुरम गाजियाबाद, नहा धो के खाना खा के 3-4 घंटे सो के फिर मैं वापस ऑफिस जाता था रात को नाइट शिफ्ट करने के लिए। तो ये मेरा कुछ 7 या 8 महीने चला है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके काम वहाँ पे शुरू हुआ, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली एंड आई जॉइंड अ टीवी शॉपिंग चैनल। फिर मैंने 5 साल वही दिल्ली में, हाँ नोएडा में, फिर होम शॉप 18 करके एक शॉपिंग चैनल था, तो उसमें एज अ शॉपिंग गाइड आई जॉइंड। तो 5 साल मैंने वहाँ पे वो काम किया। उसके बाद सोचा कि यार वॉइस ओवर्स करने हैं, और गढ़ तो बॉम्बे है, देयर इज नो सिटी लाइक बॉम्बे। दिल्ली में काम थोड़ा कम था, और तो मैंने बोला मम्मी को, मैंने कहा मम्मी बॉम्बे जाना है। अब सिंस आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, सिर्फ मम्मी थी। डैड 2016 में चल बसे, तो मम्मी और मैं हैं सिर्फ। तो 2019 सितंबर में मैं यहाँ पे आया बॉम्बे। मैंने करते 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 आज 2022 हो गया है, एंड यू नो बॉम्बे हैज़ बीन रियली ग्रेट। डबिंग, वॉइस ओवर्स। एक टाइम पे मैं दिल्ली में बैठा हुआ सोचता था कि मैं डिस्कवरी के शोज़ के लिए नरेशन करूँगा हिंदी में, वो करने को मिलता है आज। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अपना 2019 में अवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी, तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था। उसमें थानोस करके एक विलन है, मैं जब देख रहा हूँ ना बैठा हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार विलन का मेरे को करना है डबिंग, और मार्वल में करना है, पता नहीं कब मौका मिलेगा। और यू नो द थिंग इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज when you have a goal, particular goal in mind and you keep working towards it, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, आपने सोच लिया कि हाँ ये मेरे को चाहिए, तो ज़्यादा अपने काम में लगे हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको आगे जाके मिल जाती है। 2 years down the line, अब जो सबसे बड़ा विलन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाला है, उसकी हिंदी की आवाज़ मैं हूँ। So when I got to know that I've been selected and chosen, so I got back। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, जैसे ही मैंने उसका ट्रेलर डब किया, मूवी आएगी बताऊंगा, अभी रिलीज नहीं था, हाँ मैं अभी बता नहीं सकता, बट जब मैंने उसका ट्रेलर अभी डब किया, मतलब वो कैरेक्टर के लिए, विलन के लिए, सो आई कॉल्ड अप मॉम। मैं बहुत रोया मम्मी के साथ, मम्मी भी रोने लगी। मम्मी वो याद है कि वो सारा मेहनत एक दिन सुबह शाम 7-8 महीने में सोया नहीं था, 3-4 घंटे सो रहा था। That is how things worked out for me. So खुशी का आंसू निकलते हैं जब आपका काम अच्छा होते हुए दिखता है आपको, आप जो सोचते हो कि मैंने प्लान किया, वो चीज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्ट होती है, आपको दिखाई देती है। तो यू फील हाउ वाज योर पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? आई वुड से कि बच्चे के डेवलपमेंट में माँ बाप को जो सपोर्ट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। When it comes to my academics, तो डैड मेरे बहुत के पास थे। डैड हमेशा ये बोलते थे, my dad was a photographer, he was a creative guy, तो कहीं ना कहीं उन्हें मुझ में लगा कि ये भी क्रिएटिव ही निकलेगा। सो डैड ने मुझे, जैसे बाकी के पेरेंट्स होते हैं ना, बोलते हैं मेरे को 90% मार्क्स चाहिए, 99% मार्क्स चाहिए। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स का यही होता है कि भैया 90% मार्क्स लाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनो, और कुछ बनने की जरूरत नहीं है लाइफ में। बनने की जरूरत नहीं है। मेरे डैड मेरे से पूछते थे कि मुझे एक बात बता डायरेक्ट कि अपना पासिंग मार्क्स कितने हैं। मैंने कहा 39.5 ICSE बोर्ड। डैड ने बोला बस तू उतना ही लिया, काफी है, उतना ही लिया, काफी है, और अगर तू फेल हो भी गया टेंशन मत लेना, दोबारा करा देंगे, तुम टेंशन मत लेना बस, बिकॉज आई नो कि तुम मेहनती हो, बट हर किसी का रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं होता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं, और तुमने उस फील्ड में तो जाना है नहीं। तो पापा ने मुझे बोला कि सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई कर ले, सिर्फ नाम के लिए 12th कर ले। मुझे मालूम है, बिकॉज माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि तू एक दिन बहुत आगे जाने वाला है। Oh, he knew it. Yeah, He knew it. Parents somehow know, like, you know, your strengths. And as a matter of fact, my dubbing and voice overs में डैड का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जब भी मैं कुछ पढ़ता था हिंदी या इंग्लिश में, तो मेरे डैड सिर्फ 3rd पास किए डैड में। डैड ने 3rd से आगे क्लास पढ़ी नहीं, बट डैड का ये था कि स्पेशली बोलने के तरीके को लेके ना, डैड को बहुत अच्छा लगता था जिस तरीके से मैं बात करता था। सो डैड ने मुझे बताया कि हर एक शब्द की अहमियत होती है। Even something like मैं। That's a very deep thought actually. It's a very deep observation. छोटा सा वर्ड है मैं। मैं को आप बहुत सारे वेरिएशन से बोल सकते हो। मैं।
मैं बहुत सारे वेरिएशन से बोल सकते हो। तो हर एक शब्द की अहमियत है, जिस दिन आप वो समझ जाओगे ना तो आप उस चीज़ को, उस कला को खेल जाओगे। तो उसमें डैड का भी बहुत बड़ा बारीक हाथ चीज है। देखी उन्होंने, बहुत बारीक चीज नोटिस करी आपने। डैड मेरे को ना मैं बचपन में बाइबल पढ़ता था तो डैड मेरे को 3-4 पैराग्राफ्स उसमें चैप्टर्स देते थे, बोलते थे कि इसको पढ़ो, बोलते थे जोर जोर से पढ़ो। मैं छोटा था, आई रिमेंबर आई वाज इन आई थिंक 4th और 5th स्टैंडर्ड, तो वो मेरे को 3-4 पैराग्राफ चैप्टर्स देते थे, बोलते थे कि जोर जोर से पढ़ो। तो जोर जोर से पढ़ता था, जहाँ पे उन्हें लगता था कि उन्होंने बोला कि इस लाइन के बीच में कहीं पर कॉमा नहीं आया, मैंने कहा आया। डैड बोलते थे कॉमा क्यों नहीं दिया। तो हर एक जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन, मतलब वो एक्साइटमेंट पे आपको ड्रॉप करना है। कॉमा आएगा तो आपको एक डॉट पॉज देना है एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू द स्टेटमेंट, द सेंटेंस। वो छोटी छोटी बारीकी जो थी वो डैड ने मुझे बचपन से सिखाई। He's actually structured you and he's actually helped you build your career actually. So जो मेरा बेस था, जो फाउंडेशन था, that was laid by my dad. Which is very important, friends. मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सपोर्ट करते हैं किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए। हमारा हमेशा से थॉट प्रोसेस ये रहा है, विच आई थिंक इवन यू अग्री, कि भैया 90% मार्क्स लाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। बट इफ यू लुक फर्दर ahead, there is so much in creativity, you know, like creative field you can get into. And look at this, we have such an inspirational story right here, like. And tell me, so you came to Mumbai in 2019. और before this ये सब आपकी journey चल रही थी वहाँ? दिल्ली में चल रही थी। I was doing, so I also work as a corporate anchor. हाँ, So I host a lot of corporate shows, I host fashion shows, तो वो सब मेरा चल रहा था। और चुप मेरे डबिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक का सारा डबिंग जो है वो दिल्ली में होता है। डिस्कवरी एंड लॉट ऑफ अदर चैनल्स दे हैपन इन बॉम्बे, प्लस मूवीज यहाँ पे होती हैं यार। तो मेरे को शुरू से ये था कि यार जो हॉलीवुड मूवीज डब होती है ना हिंदी में, मुझे वो करनी है। आई केम हियर, जब मेरे को मेरी पहली मूवी मिली, तो मैंने अभी एक मूवी, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो एक टॉय स्टोरी करके एक मूवी आई थी, तो उसमें एक बज लाइटियर करके कैरेक्टर है जो एस्ट्रोनॉट है। तो उसमें जो वो एंडी है, जो बच्चा है जिसके पास वो टॉय है, सो ही हैज अ टॉय। वो एक्चुअली वो मूवी देखने गया था बज लाइटियर की। वो मूवी देखने के बाद उसको इतना पसंद आया कैरेक्टर, तो वो सुपरमार्केट से वो टॉय लेके आया। दैट इज द स्टोरी ऑफ टॉय स्टोरी। बट अभी हाल में, अभी 2 महीने पहले बज लाइटियर की मूवी रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। सो आई रिमेम्बर आई वाज सो inclined towards Buzz Lightyear। मैं छोटा था तो मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील आता था, हैप्पी मील के साथ एक टॉय मिलता था। तो मेरे को याद है, मैं जब छोटा था मैं गया, मैंने कहा मुझे Buzz Lightyear वाला टॉय चाहिए, एंड आई स्टिल हैव द टॉय बैक होम। मुझे नहीं मालूम था दैट couple of years down the line I'll be the voice for Buzz Lightyear। How incredible is that? Official voice for Buzz Lightyear। So जो मेरे को वो अभी भी बताते हुए goosebumps हो रहे हैं। होते हैं। So when I cracked that audition and I was told that you're the Hindi voice for Buzz Lightyear, I was like so overwhelmed। तो मेरा नेचर था कि शुरू से पहले डैड के साथ शेयर करता था, मम्मी के साथ शेयर करता था। अब जो भी कुछ होता है, I straight away call mom, I share it with her। अब तो मम्मी है, so मम्मी and I both of us, जो भी क्रेडिट है, सब कुछ है, I share it with my mom। It's the journey has been tremendous। Yeah. God has been really kind, gratitude, Bombay has been really kind to me। बस यही चीज़ है कि डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक मुंबई भी कहीं ना कहीं आपको परखता है। मुंबई इज़ नॉट अ प्लेस फॉर एवरीवन, मुंबई आपको परखता है। उसके बाद आई थिंक मुंबई चूजेस यू, यू डोंट चूज। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बॉम्बे आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, वो 3-4 महीने बाद वापस चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ट्राई करते हैं, फिर चले जाते हैं। एंड समबडी टोल्ड मी दैट बॉम्बे चूजेस यू। और 2019 से 2022 तक I've been here, the journey has been really nice। Living in my own house right now, I have a pet, तो सब कुछ अच्छा है। मम्मी भी बहुत जल्दी यहाँ पे मेरे साथ शिफ्ट होने वाली है। Things are working, going in a good direction। What were the hardships for you? What were there is a lot of times wherein we all of us are low, like Bombay has that because we all live alone। काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हम लोग 10 जगह जाते हैं, मिलकर आते हैं, पर 10 में से एक चीज, तो वो एक जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें ना आपके उतार कम है, लेकिन वो चढ़ाव कम है और उतार ज्यादा है।
इसको लेके मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, मेरा नज़रिया थोड़ा सा काम को लेकर शुरू से थोड़ा सा अलग रहा है कि जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ का ऑडिशन दूंगा ना, ऑडिशन दिया मैंने तो ऑडिशन दे के फिर मैं भूल जाता हूँ। वो इसलिए कि अगर मैं सोचता रहूँगा और मुझे पता चलेगा कि नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। अगर मैं सोचूंगा नहीं और मुझे मेरे पास कॉल आया बाद में कि आप सेलेक्ट हो गए तो हाँ खुशी होगी, सेलेक्ट नहीं हुआ तो दुख भी नहीं होगा क्योंकि मैं सोच ही नहीं रहा था। आई डिडंट हैव इट इन माइंड। जो हार्डशिप की आपने बात की, एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी ने फेस की, बट मेरे लिए इतना बड़ा मुश्किल था। बहुत से लोगों ने बोला कि तू बहुत गलत टाइम पे बॉम्बे आया, बट मैंने बोला मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया, बिकॉज आई केम इन 2019 सितंबर और आपको याद है 2-3 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। अब मैं सिर्फ अपनी 3 महीने की सैलरी लेके आया था बॉम्बे। सो कोई बाप दादा का पैसा नहीं था, डैड भी फ्रीलांसर थे, जो भी पैसा आई बीन वर्किंग सिंस 2009, तो मैं 2009 से घर चला रहा था। मैंने जब नौकरी शुरू की थी, मैंने डैड को बोलते थे कि आप काम वाम कोई नहीं करेगा, आप घर पे बैठेंगे आराम करेंगे, काम मत करेंगे। सो दैट्स हाउ द वर्क कल्चर हैपेंड, बिकॉज आई लव टू वर्क, मुझे काम करना बहुत पसंद है। तो 2009 से मैं घर चला रहा था। व्हेन आई केम टू बॉम्बे थोड़ा बहुत ठीक हुआ ही था एंड सडनली आई कम टू नो कि लॉकडाउन लग गया, स्टूडियोज बंद, सब कुछ बंद। बट द बेस्ट थिंग अबाउट आवर वर्क इज पूरी दुनिया में ना सारी इंडस्ट्री बंद हो सकती है, एंटरटेनमेंट और फूड इंडस्ट्री नहीं बंद कभी बंद नहीं होगा। अच्छा, आप यकीन नहीं मानेंगी, क्योंकि मेरे को खाना बनाने का शौक है, तो लॉकडाउन में ना मैंने कटलेट्स बना के लोगों के घर भेजे। I've done that। और मेरे को किसी ने बोला अरे यार, मैंने कहा इसमें शर्म की क्या बात है भाई, मेरे को खाना बनाना पसंद है, लोगों को खाना पसंद है, तो मैंने कटलेट्स बनाए और मैं लोगों के घर भेजे। उस टाइम पे जैसे ही लॉकडाउन लगा थोड़ी सी टेंशन हुई, क्योंकि मुझे जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ का भी रेंट देना था, क्योंकि रेंट तो देना ही, और मम्मी जहाँ पे रह रही थी वहाँ का भी रेंट देना था। अब मैं कैसे निकालूँ, एंड आई एम दी ओनली वन। तो एक प्रेशर सर पे आ जाता है, बहुत टेंशन में था। बट आई एम अ वेरी रिलीजियस गाय, तो मैंने प्रे की, मैंने प्रार्थना की, मैंने सब कुछ मैंने उस डाल दिया। मैंने कहा आप देखिए, आई विल कंटिन्यू वर्किंग। तो पूरा काम जो था नम्रता ऑनलाइन आ गया, द एंटायर वर्क केम ऑनलाइन। इवन नेटफ्लिक्स के जो प्रोजेक्ट्स थे वो घर से डब हो रहे थे। इमेजिन, मैंने घर से होता, ऑडिशंस ये सारे काम घर से ही नेटफ्लिक्स के बहुत फेमस शो है लूसीफर, उसकी डबिंग मैंने घर से की अपने सिस्टम से ऑनलाइन। सो उस टाइम पे रात, आप यकीन नहीं मानोगे, फेसबुक पे स्टेटस पोस्ट कम आ रहे थे, जॉब रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही थी। जॉब लोग पोस्ट कर रहे थे, इसके लिए वॉइस ओवर चाहिए, इसके लिए वॉइस चाहिए, इसके लिए वॉइस चाहिए। मैं रात के 8 बजे से लेके, मतलब आप ये लगा लो 14 से 15 दिन तो मैंने सिर्फ नाना करते हुए कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को मेल्स भेजी जो इनिशियल लॉकडाउन लगा। उसके बाद जाके मेरे को क्लाइंट इमेजिन, विद गॉड्स ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, उस क्लाइंट का जो काम था, तो मैं रात, क्योंकि रिकॉर्डिंग रात को करने का पूरा शोर होता है, सब कुछ होता है। अपेरेंटली 2017 में ही मैंने अपना माइक और सिस्टम खरीद लिया था, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ। तो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अगर कहीं से काम आया तो मैं स्टूडियो ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास घर पे भी एक सेटअप होना चाहिए कि मैं घर पे मेरे पास काम, बिकॉज मेरे को ये था कि मैं काम को मना नहीं करना चाहता। अरे मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं भी भेज रहा हूँ, तो मैं काम करने में अच्छा आ रहा, मैं भी भेज रहा हूँ। तो काम करने मेरा ही एटीट्यूड है, मेरा मानना सबका भी होना चाहिए। सो 15-20 दिन मैंने ये काम किया, मेरे को एक क्लाइंट मिला। फॉर्चुनेटली आप यकीन नहीं मानोगे, उस क्लाइंट का काम ई लर्निंग का था, तो मैं रात को 8 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक कंटिन्यू रिकॉर्ड करता था। इमेजिन आई एम स्पीकिंग 8 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक ई लर्निंग कर रहा था। नम्रता, उस क्लाइंट से पूरे लॉकडाउन, जितने भी 6-7 महीने लॉकडाउन रहा है, चला है, हर महीने मेरे पास उस क्लाइंट से 90,000 रुपये आ रहे थे। So I was not only able to pay my rent of this house where I was living, मेरे दिल्ली का भी घर, मम्मी को भी जो मन कर रहा है खाना आ रहा है। मैं सिर्फ रोटी चावल सब्जी नहीं खा रहा था, बाहर से मैं खाना मंगा रहा था, जो मेरे को मन कर रहा था मैं वो खा रहा था। मैं नॉनवेज ऑर्डर कर रहा हूँ, बाहर से वेज ऑर्डर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। सो गॉड हैज़ बीन दैट टाइम, क्योंकि मैंने क्या किया, अपनी सारी परेशानी उस पर डाल दी। उन्होंने बोला ठीक है, आपने मेरे पे डाल दिया ना, मेहनती भी हो, तो मैं काम भी देता हूँ, मैं तुम्हें ये भी फल ही होता है ना, because even the divine sees your devotion towards everything, and I think
you have immense amount of devotion in your work. I follow your work, and I'm so proud of you that what you're doing. What are your future plans? Future Do you want plans. to get into this? Like, I'm sure you'll be doing this, but do you want to do anything else apart from this? मेरा ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं मरते दम तक करता रहूँ. I love to speak माइक के सामने बोलना है. It's something that I will do till my last breath. But apart from this, I've been thinking that I think modeling में भी थोड़ा बहुत पूछना चाहिए because I believe that when you come to Bombay, हाँ, तो आपको ना अपने avenues expand करने चाहिए. I agree with you. और बॉम्बे में कुछ भी काम आता है ना तो आपको ना नहीं बोलना चाहिए. नहीं बोलना आप ट्राई तो करो. भले ही अब जैसे मैंने एक्टिंग कभी नहीं की, मेरे पास कहीं से कुछ आएगा काम तो मैं ना नहीं बोलूँगा. आई विल ट्राई, गिव एन ऑडिशन. एक बार मैं फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, 3 बार फेल होऊंगा, बट आई नो वन थिंग दैट आई विल गेट इट इफ आई सेट माय माइंड टू. Yeah. सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने भी हाल फिलहाल में कुछ ऑडिशंस देने शुरू किए हैं. लेट्स सी थिंग्स वर्क आउट. देर सवेर आगे ना जाके कभी ना कभी कुछ टाइम के बाद प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी गेटिंग इनटू not only speaking over the mic but also facing the camera very soon. Yeah, you're gonna look awesome on the camera, off camera and on camera. So tell me, today's generation, what message do you have for them? People who want to get into something what you're doing. So Derek, I want to know what's your message to the youth today, to the generation today who's trying to get into the same field or maybe something similar into anchoring or voiceover. Being a voiceover artist, right? One thing I always suggest people who basically want to get into any career is that, which has personally helped me, is that कि आप मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे मत जाइए. अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए और आपको सोच रहे हैं कि यार मेरे को ना थोड़ी सी नींद आ रही है, नहीं यार नींद भी बहुत ज़रूरी है. इनिशियल स्टेजेस में जब तक आपको वो काम नहीं मिल जाता, you don't have to think about anything. You just have to work. जब वो काम एक बार आ जाता है ना, when you're in that comfort zone, then you can think about yourself. Yeah. मेरा ये मानना है, for creative people, the grinding, the hard work never stops. Never stops. Yeah. But smart work आता है, but smart work होते हैं ना लोग कि hard work मत करो, smart work करो, yeah. But बिना hard work के smart work नहीं आएगा. So the first stage will always be your hard work, and once you master the hard work, then you start working smart. So I would say कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. बिना मेहनत के नहीं होता, and everything takes time. टाइम देना बहुत ज़रूरी है. जो चीज़ तुरंत मिलेगी वो तुरंत जाएगी भी. I totally agree with you. Yeah. जो चीज़ समय लेती है वो चीज़ इसलिए टिकती समय है. लेती है because it is preparing you for the longer run. For the long run. So that you get that patience, you learn to get that, ताकि आपको उसकी अहमियत महसूस हो. Yeah, मेरे the पास इतने process. टाइम बाद आया तो आप उसको जाने नहीं दो. आपको एक चीज़ खरीदनी है, आपके पास पैसे नहीं, you will start saving money. Start saving money. आप अपने मेहनत के पैसे में जब आप वो चीज़ खरीदोगे बहुत टाइम बाद, आप उसे हमेशा संभाल के रखो. Same thing goes for you. Yeah. That is what I have, the message that I have for the youth. What has been your power throughout? कि यार ये एक चीज़ मेरे अंदर है and मुझे बस this will, I don't have to look anywhere, but मेरे अंदर की ये power है, this will take me a long road. Like One thing that I, as a personality, I have a strong personality. मैं मेरे आसपास कुछ भी हो रहा होगा ना, I don't get affected. If somebody gets the audition, जैसे मैंने ऑडिशन दिया, किसी और ने भी ऑडिशन दिया, दूसरा बंदा सेलेक्ट हो गया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ. आई नो कि जो काम मेरा है वो मुझे ही मिलेगा, तो मैं किसी भी चीज़ को लेकर रोता नहीं. आई हैव मेरे शुरू से एक चीज़ रही है कि मेरे लिए इट्स आइदर यस और अ नो. मे बी बीच वाला मेरे लिए है ही नहीं. तो ऑल्सो आई डोंट सिट इन द कंपनी. मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठता जो या तो चुगली करेंगे या इसकी बुराई करेंगे. अरे यार उसने ना, वो आर्टिस्ट ऐसा है, ये आर्टिस्ट वैसा, अरे वो ना वैसा है. क्योंकि आप जितना नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे उतना ही वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी आएगी. सो आई ट्राई टू आइसोलेट माई सेल्फ, बी विद पीपल हु आर who have that hustle in them, जो मेरे जैसे काम कर रहे हैं. तो जैसे आप सेम जैसे लोगों के साथ रहोगे, आपका भी नजरिया वैसे ही. So I believe in having a very positive outlook.
हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइफ स्मूथ रही। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। मेरे भी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं। देयर आर डेज आई एम थिंकिंग कि हमारे यार ऐसा हो रखा है। One thing that really helps me is that I speak to my mom regularly and I also keep praying. So Do you even talk to yourself? I do. That's very important, na? Talking to yourself is most important than talking to anybody else in the world. You won't believe, as a voice artist, I keep practicing. हाँ. मैं मेरे घर में दोस्त आएंगे, तो मैं अगर किचन में हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने आप I'm practicing something. मैं कोई random script ना ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। मेरे दोस्त बोलते हैं भाई किससे बात कर रहा है? So अपने आप से by the way, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए, the best thing is go inside a room, talk to yourself. आप खुद ही अपने आप को सही एडवाइस दे सकते Yes, हो। true that. That's why I asked you that. Like, इसलिए या तो मैं खुद अपनी ही चीज़ें सुनता हूँ और I speak to my mom. Usually जो मैं सोचता हूँ मम्मी भी वो सोचती है। तो उससे मुझे समझ में आया कि मुझे भी सही गलत की समझ है वो सबको होती है। बट हम some लोग people इग्नोर just ignore करते हैं। it. Yeah, lot of people ignore it. Like कहते हैं ना कि आपकी intuitions होती हैं, like lot of people say कि you know intuition आती है, but then you are like कि छोड़ो यार. And जब वो काम बिगड़ता है आपका, फिर आपको होता है कि नहीं यार ये thought मुझे आया था, but मैंने ना you know I didn't pay attention to it. If you pay enough attention, is only when you do it. So Derek, thank you so much for being on my show. Thank you so much. It's an honor. And more power to you for your Thank you so coming much. projects. More power to you for your podcast, for your channel. Thank you. Means a lot. So guys, डेरिक के साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया. I hope हमारे आज के इस एपिसोड ने आपको इंस्पायर किया हो. ऐसे ही और भी आर्टिस्ट के साथ मैं अपने एपिसोड में आपको मिलवाती रहूँगी और इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको दिखाती रहूँगी. Until then, more power to you all. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ देना ना भूलें. मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की डेरिक की स्टोरी आपको कैसी लगी. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पिरेशन के साथ. तब तक बाय बाय.